नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं प्रदीप गर्ग के उपन्यास शहंशाह अकबर एक अनमोल विरासत के साथ उपस्थित हूं। यह उपन्यास प्रदीप गर्ग का एक अनूठा उपन्यास है। अनूठा इसलिए क्योंकि प्रदीप गर्ग जो है गणित के विद्यार्थी रहे, दर्शन शास्त्र में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन उनका अनुराग जो है वह इतिहास के साथ रहा है। इतिहास में जैसे जैसे वो गहरे उतरते गए, उन्हें बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित मिले। उन प्रश्नों की उत्तर की तलाश में उन्होंने ऐसी औपन्यासिक कृतियां गढ़ी। यह उपन्यास अंग्रेजी में फॉरगॉटन लेगेसी के नाम से प्रकाशित हुआ था और प्रकाशित होते ही दुनिया भर में चर्चित हुआ। और फॉरगॉटन लेगेसी जो है वह शहंशाह अकबर, बादशाह अकबर की जीवन पर आधारित उपन्यास है। इस पुस्तक का अनुवाद, हिंदी अनुवाद भी प्रदीप गर्ग ने खुद किया है। चूंकि हिंदी अनुवाद किया है इसलिए इसमें अनुवादकीय प्रभाव नहीं दिखता है, बल्कि यह लगता है कि यह पुस्तक मूलतः हिंदवी में लिखी गई है। हिंदवी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रचनाकार के तौर पर प्रदीप गर्ग ने अकबर के कालखंड को उसी रूप में रखने की कोशिश की है जिस रूप में वह भारत पर शासन कर रहे थे। एक बात और कि प्रदीप गर्ग का दावा है कि यह पुस्तक उपन्यास होते हुए भी, जीवनी परक उपन्यास होते हुए भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ उपस्थित हो रहा है। ऐतिहासिक तथ्य की इसलिए क्योंकि प्रदीप गर्ग का मानना था कि इतिहास ने, इतिहासज्ञों ने, इतिहासकारों ने, उपन्यासकारों ने शहंशाह अकबर के साथ बहुत ही नाइंसाफी की। उनका कहना है कि दरअसल यह उस शख्स की गाथा है जिस शख्स को शिवाजी महाराज ने जब बादशाह औरंगजेब को पत्र लिखा था तो यह कहा था अकबर के बारे में कि साम्राज्य का वह शिल्पकार जिसने सभी धर्मों के लिए सद्भाव की सुलह कुलनीति अपनाई थी, उसके उदार चेता हृदय की चाहत थी कि सभी लोगों को पोषण मिले और सभी को सुरक्षा मिले। इसीलिए वह जगत गुरु के नाम से मशहूर हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि यह अकबर के प्रयासों का ही सुफल था कि हिंदू मुसलमान कई शताब्दियों तक बहुत मेल मिलाप के साथ रहे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि अशोक और गांधी के बीच उनकी जोड़ी का अगर कोई एक पुरुष हुआ इस देश में तो वह अकबर था। जिस अकबर के बारे में शिवाजी से लेकर महापंडित राहुल सांकृत्यायन तक यह कह रहे थे, दरअसल भारत उन्हें खलनायक के रूप में देखता है। पाकिस्तान का मानना है कि वह आदमी गैर इस्लामिक था, काफिर था, काफिरों को प्रश्रय देता था। भारतीयों का मानना है कि अकबर ने अपनी साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए हिंदू लड़कियों से शादी की। अंग्रेज अकबर की महानता से इस तरह आतंकित थे कि उन्होंने एक बलात्कारी के रूप में, एक व्यभिचारी के रूप में उसका उल्लेख किया। उनके ऊपर जो कि 2 किताबें लिखी गई, 2 बड़े उपन्यास लिखे गए या 2 बड़ी ऐतिहासिक कृतियां जो विदेशियों ने लिखी, उन सब ने ये लिखा कि अकबर जो है वह बलात्कारी था, नशेड़ी था और साम्राज्य के प्रति इस तरह से उन्मुख था कि उसने पूरे देश में स्थानीय राजाओं को नष्ट किया। हिंदू विरोधी था, हिंदू की लड़कियों को अपने घर लाता था। जबकि हकीकत यह है अकबर के बारे में जिस तरह की बुरी बातें कही गई हैं उनका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि अकबर का जोधाबाई नाम की कोई अकबर के पास पत्नी ही नहीं थी, लेकिन जोधा अकबर पर फिल्में भी बन गई। जोधा के साथ अकबर को जोड़ के देखा जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि जोधा जो है उनके बेटे की माँ थी, जहांगीर की। कहने का मतलब यह है कि सलीम, जहांगीर, औरंगजेब, मुगलिया सल्तनत को लेकर जो
बातें हैं, बिना इतिहास में उतरे, बिना ऐतिहासिक तथ्यों के आप उस पुस्तक को सामने नहीं ला सकते। यह उपन्यास शहंशाह अकबर एक अनमोल विरासत, बिना पढ़े महान अकबर की एक व्यापक जीवन का कोई आधार आपको नहीं दे सकती। मैं इस पुस्तक के किसी अंश की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सीधे सीधे इस पुस्तक की गुणवत्ता की बात कर रहा हूँ। खास बात यह कि तमाम उर्दू हिंदवी के शब्दों का अर्थ है, जो कालक्रम है उस कालक्रम का भी इसमें उल्लेख है कि किस तरह से मौत के इंतजार में बाबर अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना वारिस मुकर्रर करते हैं। 1531 से मुगल शासन जो शुरू होता है उसकी बात होती है। उसके बाद किस तरह से अकबर का जन्म होता है और अकबर के जन्म के साथ साथ किस तरह से उनके जीवन की घटनाएं घटती। यह अकबर ने क्यों अकबरनामा लिखा, उस दौरान किस तरह से अबुल फजल ने अकबर के कालखंड में बातें कही, अकबर के 9 रत्नों का क्या अर्थ था, बीरबल उनके दरबार में थे या नहीं थे, टोडरमल उनके दरबार में थे या नहीं थे तो उनकी भूमिका क्या थी। यह दरअसल उपन्यास अकबर के जीवन से जुड़े हुए सभी बिंदुओं के बहाने उस कालखंड को सामने रखता है जिसे आज हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल देते हैं, उस कालखंड को अगर किसी ने शुरू किया था भारत में तो वह अकबर था। इससे पहले जो मुगल थे वह शासक थे, अकबर वह पहला व्यक्ति था, पहला शहंशाह था जिसने अपने समय को बदलने की कोशिश की थी, उन तमाम विरोधों को सहते हुए जो उसके सामने घट रहे थे। निश्चित रूप से भारत को, जिस अखंड भारत की हम परिकल्पना करते हैं, उस भारत को भी एक करने की भूमिका जो थी वह अगर अशोक के बाद किसी ने की थी तो वह अकबर ने की थी। हम यह भूल जाते हैं कि जब हम हिंदुओं पर जाति की बात करते हैं अकबर के, तो अकबर दरअसल उस दौरान, अकबर के कालखंड में हिंदू राजाओं का दरअसल चरित्र क्या था। पंजाब के, राजस्थान के दूसरे जो राजे रजवाड़े थे वह कर क्या रहे थे। इसी तरह से अबुल फजल जब आईने अकबरी लिखते हैं तो सत्य के लिए उनका प्रेम क्या था, यह हमें जानने की कोशिश करनी है। इसके अलावा दूसरे दुनिया भर के जो कर्नल टॉड से लेके एलेक्स रदरफोर्ड तक, जिन लोगों ने, डिर्क कोलियर तक ने जिन्होंने लिखा है, उन सबको भी जानने समझने का हमें प्रयास करना चाहिए कि इतिहास ने किस तरह से अकबर की या तो अनदेखी की या अकबर के बारे में जो भी गिनी चुनी किताबें हैं वह किस रूप में उसके चरित्र का महिमा मंडन करती हैं या खंडन करती हैं। इस पुस्तक की अहमियत को इस तरह से समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक विजय बहादुर सिंह, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी, सूर्य नारायण रणसुभे और इतिहासज्ञ सुरेश मिश्र सभी ने इस पुस्तक की तारीफ की है। इस पुस्तक को लोक भारती पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। 650 रुपये इसका मूल्य है। पृष्ठ संख्या है 630। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप शहंशाह अकबर एक अनमोल विरासत पुस्तक को पढ़ेंगे तो न केवल इतिहास के एक कालखंड को जान सकेंगे, बल्कि अकबर के बारे में जो भ्रम है वह भी आपके सामने आएगा। उपन्यास होते हुए भी ऐतिहासिक तथ्यों को बरकरार रखते हुए एक पठनीय कृति के लिए मैं प्रदीप गर्ग को बधाई देना चाहता हूँ। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।